हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन 5 पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं यहाँ। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। 4 वेद हैं, चारों वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले यानी 3000 साल, 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? ऋग्वेद में सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं। अग्नि किस चीज़ के देवता हैं? अग्नि आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं। इंद्र किसके देवता हैं? युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा है जिससे खाद्य पेय बनाया जाता था, जिसे क्या कहते थे? सोम रस। सोम रस आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, जिससे सोम रस कहते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषि मुनियों ने। इसका मतलब है कि की थी। उस समय जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। उस समय लिखने की या बुकें नहीं चलती रही होंगी, इसलिए इनको सस्वर यानी गुरु बोलते थे और शिष्य उसका उच्चारण करते थे, और उच्चारण करते करते उसे कंठस्थ यानी याद कर लेते थे। पढ़ते नहीं थे किसी किताब में या कॉपी में लिखकर। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? प्राक्य संस्कृत। प्राक्य संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद में कौन सी भाषा है या ऋग्वेद किस भाषा में मिलते हैं? तो प्राक्य संस्कृत और वैदिक संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत हो गई, और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में यानी अरुणाचल, मिजोरम ना, ये पूर्वोत्तर प्रदेश है। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ की भाषाएं बोली जाती है? तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की है। कौन सी भाषा किस भाषा परिवार से है? तो याद रखना थोड़ा सा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? ऑस्ट्रो। हाँ, झारखंड और मध्य भारत के
कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी बोल बोल के याद करते थे और श्रवण सुनते भी थे उसे, ना कि पढ़ा जाता था, यानी उससे सुन के याद किया जाता था उच्चारण कर करके। जोर जोर से बोल के बच्चे पढ़ते थे। जब गुरु किसी बात को बोलते थे तो वो बच्चे जोर जोर से उसको याद करते थे, कंठस्थ करते थे और श्रवण करते थे, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, यानी 2 नदियों के बीच और विश्वामित्र के बीच में एक संवाद है जो वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी है। कहने का मतलब है यहाँ विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 पूजित नदियों देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखिए ये लिपि है, ध्यान से देखिएगा इसे। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि आपको पता है हाथ द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसे पांडुलिपि कहते हैं। और भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल कहाँ पर प्राप्त होती है और जिस भुर्ज वृक्ष की छाल का क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता देते हैं। वैसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। तो भुर्ज वृक्ष हिमालय पर पाया जाता था और भोजपत्र, भुर्ज नामक वृक्ष की छाल भोजपत्र था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है और भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। ये पांडुलिपि क्या है? ये पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ, वैसे ये प्रश्न इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको।
इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, जहाँ सतलुज और व्यास नदी बहती हैं, वहाँ ये प्रार्थना रची गई होगी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी और सरस्वती नदी का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ? किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? गंगा और यमुना। दो में से एक भी आ जाए तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, अगर दोनों आए तो दोनों को चूज़ करना है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके लिए प्रार्थनाएं हैं? ऋग्वेद में जो है मवेशियों के लिए, मवेशियों यानी पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, खासकर पुत्रों के लिए, ना कि पुत्रियों के लिए, खासकर पुत्रों के लिए, और पुत्रियों के लिए भी होती होंगी लेकिन खासकर पुत्रों के लिए इसमें दिया, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी ज़मीन के लिए तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। आज भी कभी कहीं कहीं ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जहाँ अच्छे चरागाह हों, उस समय अच्छे चरागाह जिस ज़मीन पर होते थे, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था, ऐसी जगहों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। मतलब जो है कैसी ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी? जहाँ चरागाह हो, जिस ज़मीन पर अच्छा चरागाह होता था और जहाँ जौ जैसी फसल जल्दी तैयार हो जाती थी या जौ जैसी फसल को जल्दी उपजाया जाता था, उस ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी जहाँ पानी के स्रोत होते थे तो उसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की क्या करते थे? आग में आहुति देते थे, यानी हवन। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, यानी घी से, अनाज से और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे। ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत क्या होते थे? बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। कैसे लोगों को सरदार चुना जाता था ऋग्वैदिक काल में? जो बहादुर और कुशल होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया था? काम के आधार पर, जो जैसा काम करता था, जैसे कोई मोची का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई जो जैसा काम करता था, कोई व्यापार कर रहा है, तो उसके आधार पर से भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यानी जो पुरोहित होते थे
उनको ब्राह्मण भी कहते थे। यानी ब्राह्मणों का काम क्या होता था? अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ कराना। दूसरे लोग राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर यानी टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी जो शासक राजा का पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बन जाए, ऐसा नहीं था। वंशानुगत नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जनता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला। जिससे विश्व क्या निकला? वैश्य शब्द। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। किसके नाम मिलते हैं ऋग्वेद में? विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जो ये प्रार्थनाएं लिखने वाले लोग थे ऋग्वेद में, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की, वे लोग अपने को क्या कहते थे? वे लोग अपने को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। अपने को क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु लोग क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी, दास का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास और दासी शब्द का अर्थ क्या माना जाने लगा? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी कोई युद्ध जीतते थे तो उस युद्ध में जीते गए प्रदेश के साथ साथ वहाँ के जो लोग होते थे वो भी उनके बंदी बन जाते थे और वे जो बंदी होते थे उसे वे लोग दास या दासी कहा करते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। कहाँ हो रही थी? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, 4 ऑप्शन से 4 लाइनें दे देते हैं, उसमें से एक लाइन सही और एक गलत हो जाती है। तो किस दक्षिण पश्चिम में और पूर्व पश्चिम में, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना कहाँ हो रही थी? उत्तर पश्चिम में। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। यानी जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की कहानी। ये शिलाखंड, यानी शिला मीन्स पत्थर के खंड, महापाषाण, महा बड़ा और पाषाण मीन्स क्या हो जाएगा? पत्थर। महापाषाण का मतलब क्या होता है? महा मीन्स बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए
गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई? लगभग 3000 साल 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। हमने आपको पिछले अध्याय में दिखाया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण कहाँ दिख जाते हैं? जमीन के ऊपर। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए ये क्या है? देखिए, ये इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। ताबूत समाधान को क्या कहा जाता था? शिष्ट। इस तरह के ये जो है दिख रहे हैं महापाषाण, ये यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। एक पोर्ट होल, ये पोर्ट होल, ये आप देख रहे हैं। और ये शिलाखंड हैं महापाषाण से। देखिए, पाषाण से बनी कब्रें हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या होता था? महापाषाण काल में महापाषाण जो होते थे तो ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। यानी इन सब कब्रों में कुछ समानता है। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं और लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और कनीचे एक कटार घोड़े के लिए सामान है। ये देखिए, ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं। घोड़े के लिए सामान ये सब हैं। और ये कटार है। ये क्या है? कटार है। कुल्हाड़ी और कटार है। ये कुल्हाड़ी होगी, ये कुल्हाड़ी है, ये कटार है, ये घोड़े का सामान है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 4 ब्रह्मगिरी को खोजो। हमने दिखाया है आपको ब्रह्मगिरी पिछले अध्यायों में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी सामाजिक स्थिति में भिन्नता का मतलब है कि जो ये व्यक्ति की कब्र मिली है
जिसके कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। हाँ, और दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। इसका मतलब है कि जिनके ये 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, ये कोई राजा या सम्मानित कोई आज के युग में कहेंगे रईस या अमीर व्यक्ति रहे होंगे, या राजा रहे होंगे, या पुरोहित रहे होंगे, इस तरह के। और ये जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये हो सकता है सामान्य कोई गरीब जन रहा हो, जो सामान्य जनता रही हो, जिसके पास ज़्यादा धन ना रहा हो। और ये जो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं जिस कब्र में, हो सकता है वो व्यक्ति संपन्न व्यक्ति रहा हो। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? एक से अधिक कंकाल। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कहने का मतलब था, कब्र में जो पोर्ट होल था, हमने आपको अभी दिखाया, ये पोर्ट होल था। जो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर पहले कोई मर गया, उसे दफना दिया गया। उसके बाद जब दोबारा कोई परिवार का ही व्यक्ति ख़त्म हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको यहाँ पर दोबारा दफना दिया गया। फिर कोई किसी की डेथ हो गई तो यहीं से पोर्ट होल से डाल दिया गया दोबारा, इस तरह से। पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। इसमें मानचित्र 2 और पृष्ठ संख्या 14। इनाम गांव को खोजो यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कहाँ है इनाम गांव? भीमा की सहायक नदी। इनाम गांव कहाँ है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था, तो मृतकों को उत्तर की दिशा में दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। कहाँ? इनाम गांव की बात ही हो रही है यहाँ पर, कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के बीच में, यानी आंगन में, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के
लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, क्या मिलते हैं? गहने। अगर कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय पुरुष भी हार वगैरह, कुंडल वगैरह पहनते थे, इसलिए इस आधार पर भी नहीं कहा जा सकता था कि ये नर कंकाल जो है स्त्री का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। किससे पहचानते थे कंकाल का लिंग कि स्त्री है या पुरुष? उसकी हड्डियों की जांच से। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। कौन वैद्य हुए? चरक नाम। 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। कभी कभी लेखक दे देते हैं, जैसे चरक का नाम दे दिया और उसके बाद पूछ लिया कि इनकी रचना कौन सी है, चरक संहिता। और चरक संहिता किस पर लिखी गई है? चिकित्सा शास्त्र पर। किस पर लिखी गई है? चिकित्सा शास्त्र पर। चरक संहिता चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है चरक संहिता, और वो किस विषय पर आधारित है? तो चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक कितनी हड्डियां बताई हैं चरक ने बताई है 360 हड्डियां। वे कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ना, वो तो 360 हड्डियां उसमें होती हैं। 360 बताई। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या बताया जाता है विज्ञान के अनुसार कितनी हड्डियां हैं मनुष्य में? 206, लेकिन उन्होंने 260 बताई। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कई हड्डियों पर काटने के निशान मिले, तो इससे पता चलता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। अन्यत्र देखते हैं यहाँ एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। यानी कुछ लेखन मिला है जिसको हड्डियों पर लिखा गया था और उसको क्या कहा जाता था? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटककर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। जरूरी नहीं था कि वो सही होता था। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कांसा किन 2 धातुओं से मिलकर बना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आता भी है, तो ज़रूर आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लेकिन ये लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे वो। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।